नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम उन छिपे हुए व्यवस्थित ढांचों को डिकोड करेंगे जो हमारे समाज को चुपचाप बिना शोर किए चलाते हैं। देखिए, अक्सर हम अपने आसपास की दुनिया को बस यूं ही चलता हुआ मान लेते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जटिल प्रणाली काम कर रही होती है। हम हर दिन जो भी निर्णय लेते हैं वे दरअसल कुछ अदृश्य ताकतों द्वारा निर्देशित होते हैं, और आज हम उन्हीं ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये समाज बिखरने से कैसे बचता है? स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज खुद को कैसे व्यवस्थित करता है? जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी मनमानी करने लगे तो चारों ओर पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल अफरा तफरी, बिना किसी नियम या ढांचे के एक साथ मिलकर रहना तो लगभग असंभव हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो इतने सारे अलग अलग विचारों वाले लोगों को एक धागे में बांध कर रखता है? आज की इस चर्चा में हम एक साफ रूपरेखा का पालन करेंगे। पहला, हम समाज की बुनियादी संरचना को समझेंगे। दूसरा, संस्था और संगठन क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। तीसरा, इनके मुख्य अंतर और कुछ उदाहरण देखेंगे। चौथा, संस्थाओं के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। और अंत में पांचवें बिंदु के तौर पर इन पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण डालेंगे। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, समाज की बुनियादी संरचना, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। देखिए, कोई भी समाज केवल लोगों की भीड़ या बिना किसी उद्देश्य का समूह नहीं होता। जिस तरह एक मजबूत इमारत को खड़ा करने के लिए ईंटों, खंभों और सीमेंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ बुनियादी निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है। समाज इंसानी मेलजोल को व्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से दो संरचनात्मक इकाइयों का इस्तेमाल करता है, और वो हैं संगठन और संस्थाएं। सच कहूं तो इनके बिना हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जहां हम ये तय करेंगे कि समाजशास्त्र की भाषा में संस्था और संगठन की असल परिभाषा क्या है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है। जॉनथन टर्नर, गिन्सबर्ग और मैलिनोव्स्की जैसे प्रमुख समाजशास्त्री संस्थाओं को किसी ईंट पत्थर की इमारत या भौतिक स्थान के रूप में नहीं देखते। आम बोलचाल में हम अक्सर किसी बड़ी इमारत को संस्था कह देते हैं ना, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। टर्नर के अनुसार ये पदों, भूमिकाओं, नॉर्मों और मूल्यों का एक जटिल समूह है जो मानव गतिविधि को व्यवस्थित करता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये इंसानी व्यवहार को दिशा देने वाले स्थापित नियमों का एक अदृश्य जाल है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए विवाह, शिक्षा या कानून जैसे उदाहरणों को लेते हैं। ये कोई भौतिक चीजें या इमारतें नहीं हैं। शिक्षा केवल एक स्कूल की ईंट गारे वाली इमारत नहीं है, बल्कि यह एक नियम और मानदंड है कि बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये अलिखित और लिखित नियमों के रूप में काम करते हैं जो हमारी सामाजिक अपेक्षाओं को तय करते हैं। ये हमें बताते हैं कि समाज में कैसे व्यवहार करना है और एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है। अच्छा, अब वहीं दूसरी ओर संगठन को देखें तो ये बहुत ही ठोस और विशिष्ट औपचारिक निकाय हैं। इनमें स्पष्ट सीमाएं होती हैं जो सदस्यों को गैर सदस्यों से अलग करती हैं। एक संगठन में आपको पहचान पत्र, भौतिक स्थान और भर्ती प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। इन निकायों जैसे स्कूल, अदालतें या कोई कॉरपोरेट कंपनी में एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है, आदेशों की एक श्रृंखला होती है और सबकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। यह कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ढांचा है जहां लोग मिलकर किसी निश्चित लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो अब जब हमने दोनों को परिभाषित कर लिया है, तो भाग 3 में इनके बीच की सीमा रेखा खींचते हैं और कुछ मुख्य अंतर व उदाहरण देखते हैं ताकि कोई भी उलझन बाकी न रहे। इन दोनों के बीच का ये वैचारिक अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक संस्था सामाजिक नियमों, मानदंडों और मान्यताओं के एक व्यापक और कभी-कभी अनौपचारिक बादल की तरह काम करती है जो हर जगह मौजूद है। इसके ठीक विपरीत एक संगठन एक बहुत ही कठोर, संरचित और औपचारिक निकाय है जो उन नियमों के भीतर काम करता है। संगठन में सदस्यता पूरी तरह से स्पष्ट होती है, आप या तो उसके हिस्से हैं या नहीं हैं, जबकि संस्था के नियम तो पूरे समाज पर समान रूप से लागू होते हैं। फुटबॉल के इस बेहतरीन उदाहरण से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। खेल के जो अमूर्त नियम हैं, जो ये तय करते हैं कि खेल कैसे खेला जाएगा, फाउल क्या होता है, गोल कैसे गिना जाएगा, वे नियम संस्था हैं। इन नियमों को आप छू नहीं सकते, लेकिन ये पूरे खेल को संभव बनाते हैं।
दूसरी तरफ फीफा, जो इस खेल को विश्व स्तर पर नियंत्रित करने वाला एक शासी निकाय है, जिसके कर्मचारी हैं, जिसका अपना एक वास्तविक ढांचा और हेडक्वार्टर है, वह एक संगठन है ना दिलचस्प? अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ परिचित नामों पर नजर डालें तो ये संगठनों के बिल्कुल सटीक उदाहरण हैं। भारतीय डाक से लेकर इंडियन कॉफी हाउस, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पुलिस या खादी ग्रामोद्योग तक, इनमें से हर एक के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित सदस्य, सीमाएं और अपने तय किए गए उद्देश्य हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में आदेशों की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है, उनकी अपनी एक विशिष्ट वर्दी होती है जो उन्हें आम नागरिकों से अलग करती है। बस यही चीज उन्हें एक मूर्त संगठन बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जहां हम संस्थाओं के विभिन्न प्रकारों पर बात करेंगे और इन नियमों का वर्गीकरण करेंगे। दोनों अवधारणाओं को सफलतापूर्वक अलग करने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि समाजशास्त्री इन संस्थाओं को कैटेगराइज यानी वर्गीकृत क्यों करते हैं। देखिए, मानव व्यवहार और समाज की जरूरतें बहुत जटिल होती हैं। समाज की ये अलग अलग आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं, इसका अध्ययन करने के लिए इन व्यापक सामाजिक नियमों को उनके काम करने के तरीके के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये वर्गीकरण उन अदृश्य शक्तियों को कितनी सफाई से व्यवस्थित करता है जो समाज को चलाती हैं। मुख्य रूप से 5 श्रेणियां हैं। आर्थिक संस्थाएं उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती हैं। स्तरीकरण प्रणाली सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा तक पहुंच का प्रबंधन करती है। रिश्तेदारी और परिवार ये हमारे घरेलू जीवन और प्रजनन को संभालते हैं। राजनीतिक संस्थाएं सत्ता के बंटवारे को नियंत्रित करती हैं और सांस्कृतिक संस्थाएं हमारी धार्मिक और प्रतीकात्मक प्रथाओं का प्रबंधन करती हैं। ये सभी मिलकर हमारे समाज का एक पूरा ताना बाना बुनती है। और अब हम अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर आते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। चलिए इसे एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अब हम उन 3 अलग अलग अकादमिक चश्मों या लेंस का पता लगाएंगे जिनका उपयोग विद्वान इन सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलग अलग रंग का चश्मा पहनने से दुनिया का रंग बदला हुआ सा लगता है। आप कौन से दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसके आधार पर एक ही सामाजिक संस्था एक बहुत ही मददगार मार्गदर्शक के रूप में दिख सकती है या फिर एक दमनकारी और असमानता पैदा करने वाली बाधा के रूप में सामने आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य या फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण की। ये मानता है कि संस्थाएं स्वाभाविक रूप से समाज के हितों की सेवा करने के लिए ही विकसित हुई हैं। यह लेंस इन्हें समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सब कुछ शांति और सद्भाव से चलाते रहने के लिए बिल्कुल आवश्यक मानता है। उदाहरण के लिए, यह दृष्टिकोण हमारी शिक्षा प्रणाली को एक ऐसे जरूरी टूल के रूप में देखेगा जो युवाओं को भविष्य में कार्यबल का हिस्सा बनने और समाज में योगदान देने के लिए तैयार करता है। सब कुछ एकदम व्यवस्थित और सकारात्मक। इसके ठीक विपरीत है संघर्ष परिप्रेक्ष्य यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये दृष्टिकोण इस बात पर गहराई से प्रकाश डालता है कि ये संरचनाएं कैसे दमनकारी भी हो सकती हैं। ये तर्क देता है कि संस्थाएं समाज में ऊंच नीच स्थापित करती हैं और प्रणालीगत नस्लवाद, लिंग भेद और श्रम शोषण जैसी असमानताओं को बनाए रखती हैं ताकि कुछ शक्तिशाली समूहों के विशेषाधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। उदाहरण के लिए, तटस्थ रूप से कहें तो इस दृष्टिकोण के तहत ये तर्क दिया जाता है कि परिवार जैसी संस्था के भीतर भी अक्सर महिलाओं के श्रम का बिना उचित पहचान के शोषण होता है। अब आते हैं एक पूरी तरह से अलग नजरिए पर। समाज की इतनी बड़ी तस्वीर देखने की बजाय अंतःक्रियावादी या इंटरैक्शनिस्ट दृष्टिकोण रोजमर्रा की जिंदगी पर सूक्ष्म स्तर यानी माइक्रो लेवल पर ध्यान केंद्रित करता है। ये इस बात की जांच करता है कि कैसे समाज द्वारा सौंपी गई पूर्व निर्धारित भूमिकाएं हमारी दैनिक बातचीत को आकार देती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कक्षा में एक शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली बातचीत या हमारे अभिवादन करने का तरीका, ये सभी सूक्ष्म स्तर के संपर्क हैं जो असल में संस्थागत नियमों द्वारा ही निर्देशित हो रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा अंततः हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा दैनिक व्यवहार वास्तव में कितना व्यक्तिगत और स्वतंत्र है और कितना केवल उन अदृश्य नियमों की किताब का पालन कर रहा है जिन्हें हम शायद देख भी नहीं पाते। क्या हमारे रोजमर्रा के विकल्प वास्तव में हमारे अपने हैं या वे किसी छिपे हुए सामाजिक ढांचे की देन है? आसपास के संगठनों और नियमों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया अब हमारे सामने है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। सोचने पर मजबूर करता है ना?